Hello everyone, and today we are going to discuss Ostwald dilution law. इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं about theories of acid and base. ठीक है, so next this is Ostwald dilution law. Ostwald dilution law, और ये एप्लीकेबल केवल होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर weak electrolyte, for weak electrolyte. आइए यहाँ देखते हैं क्या हम लोग पढ़ना इस वाले केस में है. मान लेते हैं सपोज अपने पास एक AB है, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पार्शियली ऑर्गेनाइज करेगा, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट करेगा. सपोज A प्लस बना और B माइनस बना, डिसोसिएट किया. सपोज T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन था C, जीरो था इनिशियली, टाइम 0 इनिशियल है ना. कुछ समय के बाद सपोज इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, कुछ डिसोसिएट होगा, ये सपोज C अल्फा डिसोसिएट कर गया तो वो कम हो जाएगा. तो कितना बच जाएगा, C माइनस C अल्फा बचा रह जाएगा. कितना बनेगा, C अल्फा और ये C अल्फा. ठीक, अब अगर यहां से लिखना चाहे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वी कैन राइट हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ AB होगा. कब, तो इक्विलिब्रियम के समय, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद. ठीक है, वैल्यू पुट किया जाए, C अल्फा C माइनस C अल्फा, नीचे से कॉमन आएगा, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. ये आपको मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो K इक्वल टू मिला है आपको C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. अगर हम मान ले कि अल्फा बहुत कम है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम मान ले अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो हम ये मान सकते हैं 1 माइनस अल्फा को दिस इज 1. अगर ये नेग्लिजिबल है 1 के तुलना में, अगर इसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं 1 के तुलना में, तो 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर इसको हम यहाँ पुट कर दे तो क्या मिलेगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 मिलेगा. यहाँ से अल्फा कितना मिलेगा, अंडर रूट K बाई C मिलेगा. ये तभी यूज कर पाएंगे हम, ये अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K बाई C तभी होगा जब अल्फा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. नेग्लिजिबल कितना, तो यहाँ हम बोलते हैं कि ये मतलब अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.05 अगर है तो हम ये कंडीशन लेते हैं, इसको हम मानते हैं नेग्लिजिबल. 0.05 से कम या उसके बराबर, मतलब 5% से कम अगर डिसोसिएट हो रहा है, 5% या उससे कम अगर डिसोसिएट हो रहा है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं. ठीक, तो अल्फा लेस देन 0.05 और ये फिर उसके बराबर होगा तो उसको नेग्लिजिबल मानेंगे हम. तो ये हम अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K बाई C आ जाएगा. ओके, अब यहां से देखो, बात समझो, यहां से हम क्या बताने वाले हैं. जैसे अगर हम डाइल्यूट करें सॉल्यूशन को, नाम था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. अगर हम डाइल्यूट करें मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं. अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, ऐड किया जा रहा है वाटर. अगर वाटर ऐड किया जाएगा कहां पर, ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में ऐड अगर वाटर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन. दिस इज नोन एज डाइल्यूशन. सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं, बस सोल्यूट के अमाउंट वही रहेगा, केवल हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो डाइल्यूशन हो रहा है. तो डाइल्यूशन अगर होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है. डाइल्यूशन होने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा. अगर पानी ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कंसंट्रेशन कम होगा. कंसंट्रेशन इज मोल बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम. अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा. दिस इज है ना. अब इसमें एक और हम रिजल्ट यहां हम निकाल सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अगर हम बोले एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत पानी मिला दिए,
मतलब V टेंडिंग टू कर दिए हम इन्फिनिटी, काफ़ी लार्ज अमाउंट अगर हो गया सपोज अपने पास वाटर का, तो बहुत अगर पानी मिला दिए तो C टेंडिंग टू क्या होगा 0, तो अल्फा टेंडिंग टू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका 1 होगा। यहाँ से क्या बोलेंगे हम कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इच इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड। अल्फा 1 का मतलब क्या हुआ 100% डिसोसिएटेड। तो यहां हम ये देख लिए कि अगर हम बहुत पानी मिला दिए, बहुत डाइल्यूट कर दिए सॉल्यूशन को हम, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो यहां हम बोल पाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ each and every electrolyte is 100% dissociated at infinite dilution। अगर स्ट्रांग है तो डिसोसिएट होगा ही 100%, लेकिन अगर वीक भी हुआ तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फा टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आगे हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। पहला होगा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर, वीक है क्या स्ट्रांग है। अगर वीक है तो फिर लेस देन 1 होगा, स्ट्रांग है तो 1 होगा। तो पहला हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर अपने पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसका अल्फा 1 होगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो अल्फा लेस देन 1 हुआ। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा होगा सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर पोलर हुआ होगा तो बोलोगे सॉल्वेंट शुड बी पोलर and should have high dielectric constant. For example, water has maximum dielectric constant and polar. That is why water is universal solvent. ठीक, तो solvent में क्या होना पड़ेगा, अगर polar होगा and high dielectric constant, dielectric constant, जैसे वाटर अगर बात करें हम तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 80, जो मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसीलिए अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होता है वाटर में, जल्दी डिसोसिएट कर जाता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपना वाटर में। थर्ड हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम बात किए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, अभी हम बात किए अल्फा क्या था, √K/C था। मतलब क्या हुआ, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। C अगर टेंडिंग टू 0 हो गया तो अल्फा टेंडिंग टू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका 1 होता है। तो विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पढ़ चुके हैं। फोर्थ वन टेम्परेचर, फोर्थ वन टेम्परेचर। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वन, दैट इज टेम्परेचर। यहाँ पर सिंपल सा बोलोगे आप, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। पांचवा अगर पॉइंट बात करें यहाँ पर हम लोग, तो पांचवा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से ही लग रहा है ये ऑपरेट कब होगा, जब कॉमन आयन होगा। अपने को होगा कॉमन आयन इफेक्ट, एंड दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल व्हेन देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन आयन बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अब यहां अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या होने वाला है। जैसे अगर हम बोलते हैं आपको कि अपने पास एक CH3COOH है
और HCl है, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें कॉमन आयन क्या होगा? तो दोनों एसिड है तो कॉमन आयन क्या होगा देख लेते हैं। इसका आयन जो बनेगा CH3COO माइनस और H प्लस, और यहाँ से आयन क्या बनेगा? तो Cl माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। तो यहाँ पर कॉमन आयन आपको दिख रहा है, दिस वन इज कॉमन आयन, दिस वन इज कॉमन आयन। ओके, तो अगर अपने पास मिक्सचर ऑफ एसिड है, दो एसिड है, तो कॉमन आयन यहाँ पर क्या है? अपने पास H प्लस है। तो यहाँ एक पॉइंट लिखोगे आप, कॉमन आयन इफेक्ट जो होगा ये अप्लाई किस में होगा? अप्लाई होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक, कैसे देखो, समझो यहाँ बात को। और यहाँ पर क्या होता है पहले उसको भी यहाँ समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, ये तो अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ठीक, इक्विलिब्रियम यहाँ एस्टेब्लिश होगा इसके आयंस के बीच में और इसके बीच में। तो अगर हम ये सोचे कि केवल अपने पास केवल शुरू में केवल एसिड था, केवल अपने पास वीक एसिड था, इसमें मिक्सचर नहीं था, तो इससे जो आयंस बनेगा वो क्या क्या बना होगा? CH3COO माइनस बना होगा और H प्लस बना होगा। अब जब केवल प्योर एसिड था, मतलब वो HCl जब नहीं था, केवल ये था वाटर में एक्वस मीडियम में, जब केवल एसिटिक एसिड था, उस समय इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मान ले हम कि α1 है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, जब दोनों को मिला दिए हम तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिए हम α2 हो गया। ठीक, तो अब हमको यहाँ बोलना है कि α1 α2 में कौन बड़ा होगा। तो एक बात आप पढ़ चुके हो इन केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल, अगर हम कंसेंट्रेशन बढ़ाए प्रोडक्ट का तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, अगर हम कंसेंट्रेशन बढ़ाए रिएक्टेंट का तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो आप बताओ, जब केवल अपने पास ये था तो α1 था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब मिला दिए हम तो यहाँ पर ही कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ से भी तो बन रहा है H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले से। तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर बढ़ गया, मतलब दिस इज प्रोडक्ट साइड में है, बढ़ गया, तो कौन सा रिएक्शन होगा? बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और इसका मतलब क्या होगा? अल्फा क्या होगा? बैकवर्ड होगा, मतलब क्या? ये दोनों मिलेगा और ये बनना शुरू करेगा, मतलब डिसोसिएट कम होगा। अब ये बनना शुरू हो गया, डिसोसिएट होना कम हो जाएगा, अब मतलब अल्फा कम हो गया। सो दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। बोलेंगे यहाँ पर हम डिप्रेशन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कॉमन आयन विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोलाइट which can be a strong or weak electrolyte। तो अब यहाँ एक पॉइंट ये भी हम लिख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से अभी जो हम बताया आपको कि α1 α2 में क्या होगा? α1 बड़ा होगा α2 से, α2 कम हो गया, मतलब अब कम डिसोसिएट करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? कम हो गया। अब क्यों? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। और केवल किस पे काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट? ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग तो पूरी तरह आयोनाइज हो ही जाता है। ओके, तो एक पॉइंट नोट जो हम लोग करना है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा हायर विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, हायर विल बी कॉमन आयन इफेक्ट एंड लेसर विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहां लिख लोगे आप, higher will be concentration of common ion, higher will be common ion effect, higher will be common ion effect and lesser will be डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, चलो, तो अब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा उस एग्जांपल देख लिया जाए। आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर अपने पास कोई एसिड है, वीक एसिड, ठीक है, अगर अपने पास वीक एसिड है और इसमें अगर मिला दिया जाए एक और एसिड को,
एसिड हो सकता है स्ट्रांग वीक कोई भी, बस कॉमन आयन H प्लस तो मिल ही जाएगा। या फिर अगर इसमें मिला दिया जाए सॉल्ट को, एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल अपने पास ये है कि अपने पास CH3 है, COOH है प्लस HCl है, दोनों एसिड है। इसमें है CH3 COOH अपना वीक एसिड हो गया, प्लस सॉल्ट ले लेते हैं, ये अपना सॉल्ट। तो यहाँ भी कॉमन आयन H प्लस है, यहाँ कॉमन आयन एसिटेट आयन है। तो यहाँ भी काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ भी काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। किस पे काम करेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, वीक एसिड पर काम करेगा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी तरह मान लो वीक बेस ले लेते हो आप, अगर आप वीक बेस ले लेते हो तो यहाँ भी अगर हम मिला दे कोई बेस, यहाँ भी अगर कोई हम बेस मिला दे या फिर सॉल्ट मिला दे, ठीक है, तो काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। देखते हैं वीक बेस मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिए थे CH3 लिए थे, COOH, यहाँ ले लेते हैं सपोज NH4OH, वीक बेस हुआ तो मिक्सचर NH4OH हो गया, और एक बेस ले लो कोई भी NaOH, तो यहाँ कॉमन आयन OH माइनस हो जाएगा, तो काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। किस पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। NH4OH वीक बेस हुआ प्लस NH4Cl हो गया सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट हो गया। तो यहाँ भी कॉमन आयन आपको दिख रहा है अमोनियम आयन, तो यहाँ भी काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो इस सब में काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे कारण क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ka, है ना। Ka का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा, A का मतलब हो गया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं पहले हम उसको लिखना सीखेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, है ना। के भी बताएंगे आपको हम। तो ये डिफाइन किसके लिए होगा? इट इज डिफाइंड फॉर एसिड, डिफाइंड फॉर एसिड। ओके, मान लेते हैं अपने पास एसिड है जिसके पास एक आयोनाइजेबल H प्लस आयन है, एक्वस मीडियम में है, आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? CH3COO माइनस और H प्लस बनाएगा एक्वस मीडियम में। ओके, तो अगर हम बोले इसका K कैसे लिखोगे आप? व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ K? K इसका लिखोगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COO माइनस H प्लस बाई CH3 होगा COOH, सब का सब इक्विलिब्रियम पर, सब का सब कब होगा? इक्विलिब्रियम पर होगा। ओके, सो ये आपका K का एक्सप्रेशन हो गया। चाहो तो नीचे मेंशन कर दो इक्विलिब्रियम, सब का सब कंसंट्रेशन कब है? इक्विलिब्रियम के समय है। इसमें एक H प्लस आयोनाइजेबल था, अगर दो होता, है ना, अगर दो होता, जैसे H2S में दो है आयोनाइजेबल H प्लस आयन, तो दो स्टेप में दिखाओगे क्योंकि अपना वीक एसिड है। वीक एसिड के केस में क्या करोगे आप? दो स्टेप यहाँ दिखाना होगा आपको। पहला स्टेप में दिखाओगे इस तरह से आप, एक H प्लस निकल गया, इसमें एक और स्टेप को दिखाना होगा हम लोग को यहाँ पर ही, और वो भी अगले स्टेप में निकल जाएगा H प्लस, ऐसा। तो अब यहाँ दो डिफाइन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक पहला स्टेप के लिए K1 होगा, दूसरा स्टेप के लिए K2 होगा। K1 क्या लिखोगे? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई H2S हो जाएगा। दूसरा स्टेप के लिए भी लिख के दिखाना हम लोग को है, कोई दिक्कत नहीं है। S माइनस 2 होगा, H प्लस होगा और HS माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका K1 हुआ, ये K2 हो गया। ओके, तो यहाँ से हमको एक टर्म ये बताना है, K1 काफ़ी ज़्यादा होता है K2 से, ऐसा क्यों? K1 ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि पहला स्टेप से जो कंसंट्रेशन बनेगा HS माइनस का H प्लस का वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो सेकेंड स्टेप से बन रहा है आयंस।
ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो, सिंपल सोचो आप यहाँ पर ही, अपने पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल था पहले, वहाँ से आयोनाइज हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में देखो ये नेगेटिव आयन बन चुका है। नेगेटिव आयन बनने के बाद यहाँ से H+ को निकालना, H+ को निकालना नेगेटिव से, ये काफ़ी कम होगा। नेगेटिव तो खुद प्लस को अपनी ओर खींच के रखना चाहेगा ना, और वहाँ से प्लस अलग कर रहे हैं तो ये जो स्टेप होगा वो काफ़ी कम होगा, बहुत कम बनेगा कंसंट्रेशन इन लोग का, तो बहुत कम बनेगा, तो इसीलिए वैल्यू भी बहुत कम आएगा, K2 बहुत कम आएगा K1 से। ओके, 2 H+ आयोनाइजेबल था, 2 स्टेप हुआ। अगर 3 होता H+ आयोनाइजेबल वीक एसिड में तो 3 स्टेप दिखाते हम। जैसे मान लो H3PO4 है, इसमें 3 है H+ आयोनाइजेबल, 3 स्टेप दिखाओगे यहाँ पर ही। H3PO4 डिसोसिएट होगा, H2PO4 बनेगा माइनस है ना, और H+ बाहर निकल गया। एक और स्टेप दिखाएंगे, H2PO4 माइनस से एक और H+ को हटा दिए तो ये बन जाएगा, और यहाँ से अगर एक और कम कर दिया जाए है ना, तो ये बन जाएगा PO4 माइनस 3 और H+ बाहर निकल गया। तीनों के लिए डिफाइन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए K1 होगा, इसके लिए K2 होगा, इसके लिए K3 होगा। ओके, अब वही जो काम यहाँ पर बताया आपको हम कि K1 बोलो, इसको K2 बोलो, इसको K3 बोलो, तो यहाँ से क्या बोलोगे आप कि K1 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा K2 से, ये काफ़ी ज़्यादा होगा K3 से। ठीक है, अब आपका जो K होगा डिफाइन आयंस के लिए भी होता है, तो आइए देखते हैं कुछ आयंस के लिए। 4 आयंस, जैसे अपने पास NH4+ है, वाटर में जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो प्योर लिक्विड हुआ, ये एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर दिए इसको, तो NH4OH वाटर का OH माइनस से रिएक्शन किया, NH4OH बन गया, और वाटर का H+ जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये H+ प्रोड्यूस हो रहा है जब डिसॉल्व किए हम NH4+ को वाटर में। ठीक है, तो यहाँ भी हम K लिखेंगे हम, और इसको हम K बोल सकते हैं क्योंकि H+ प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्यूशन में। तो K अगर बोलेंगे तो फिर से वही कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH वी कैन राइट हियर प्रोडक्ट H+, प्योर लिक्विड को हट रहने दो आप, दैट विल बी कांस्टेंट कंसंट्रेशन, तो ये हम लिख सकते हैं K का एक्सप्रेशन। K किसका हुआ? NH4+ का हो गया। ओके, ये सब एक्वस मीडियम में था, एक्वस मीडियम कंसंट्रेशन है एक्वस मीडियम में। तो ये सब एक्चुअली हम फिर से बताएंगे आपको, इसको हम इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो दिस इज केटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, केटायन का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, है ना। एक आयन और दिखाते हैं आपको, सपोज अपने पास Zn2+ है, ये भी आयन है, तो इसका दिस विल ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर। देख लो, अब चूंकि यहाँ 2+ है, 2 स्टेप यहाँ दिखा सकते हो आप। पहला स्टेप ये हुआ, मीडियम एक्वस मीडियम यहाँ दिखाना है आपको, ये भी एक्वस मीडियम दिखाना है, इसको भी एक्वस मीडियम में। ये पहला हो गया जी। दूसरा क्या होगा, ये भी 2 स्टेप में दिखाना होगा। तो दूसरा स्टेप में बन जाएगा ZnOH2 बनेगा और H+ बाहर। एक्वस मीडियम है, लिक्विड है, और ये एक्वस मीडियम है। तो इसके लिए डिफाइन हो गया Ka1 हो गया, इसके लिए Ka2 हो गया। फिर से वही काम, क्या होगा कि Ka1 काफ़ी बड़ा होगा Ka2 से। क्यों ऐसा, फिर सोच लो, जिंक 2+ था, तो +2 जो होगा काफ़ी जल्दी रिएक्शन करेगा और कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा इन लोग का कंपेयर टू दिस। यहाँ चार्ज कम हो चुका है अब,
ओके, आगे हम बात करते हैं आपका Kb, है ना। Kb का मतलब क्या हो जाएगा? Kb का मतलब हो जाएगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb हो जाएगा। ओके, तो अब ये अगर हम बात करते हैं, सपोज NH4OH है पहला बेस, इसके पास एक ही OH माइनस आयोनाइजेबल है, एक्वस मीडियम है, NH4 प्लस बन जाएगा और OH माइनस बनाएगा। तो यहाँ से आप Kb डिफाइन कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा बाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, सब इक्विलिब्रियम के समय होगा कंसंट्रेशन। एक था तो एक स्टेप में हुआ, दो अगर होगा OH माइनस, दो स्टेप दिखाओगे, जैसे यहाँ पर ये है, इसमें एक ही था, दो स्टेप दिखाना है इसमें। दिखाइए दो स्टेप में। ये पहला स्टेप हो गया, एक और स्टेप आपको दिखाना होगा। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। इसके लिए डिफाइन हो जाएगा Kb1, इसके लिए Kb2, फिर से वही है, Kb1 काफ़ी ज़्यादा होगा Kb2 से। न्यूट्रल से आयोनाइज हो रहा था, यहाँ प्लस वाले से नेगेटिव हट रहा है, तो ये बहुत कम बनेगा, कंसंट्रेशन बहुत कम बनेगा, तो Kb2 भी बहुत कम होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब कुछ आयंस के लिए भी डिफाइन हो जाएगा Kb। फॉर आयंस, जैसे पीछे बताए थे आपको हम Ka के लिए, जैसे अपने पास CH3 है, COO माइनस, ये कंजुगेट बेस हुआ, इसके लिए डिफाइन हो जाएगा प्लस वाटर, तो ये बन जाएगा CH3 COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, Kb लिखोगे आप, क्या होगा, CH3 COOH OH माइनस और CH3 COO माइनस। प्योर लिक्विड था, उसको तो हम दिखाते हैं नहीं, कि Kb एक्सप्रेशन हो गया। ओके।